हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप सब। हमने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था इलेक्ट्रोलाइट्स के फंक्शन और इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब यहाँ पर सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन। अब यहाँ पर आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इनके हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? इनका बॉडी में क्या फंक्शन है या ये बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ईच इलेक्ट्रोलाइट हैव स्पेशल फंक्शन इन द बॉडी। अब आपको पता है हर एक इलेक्ट्रोलाइट्स का एक स्पेशल फंक्शन होता है बॉडी में। लाइक सोडियम का क्या फंक्शन है बॉडी में? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। ऐसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना। ठीक है, अब आगे क्या है? इफ वन इलेक्ट्रोलाइट आउट ऑफ बैलेंस द कंसंट्रेशन एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट आर अट्रैक्टिव। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये? यदि अपनी बॉडी में एक भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो अपनी बॉडी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इम्बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जो किस रूप में हेल्प करते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट के लिए सीरम कंसंट्रेशन के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं? कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ठीक है, कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन किसके रूप में यूज किए जाते हैं? सीरम कंसंट्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूरिन टेस्ट में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं। यूरिन टेस्ट में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और कैल्शियम। ठीक है, कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और कैल्शियम यूज किए जाते हैं किसके रूप में? यूरिन सैंपल के रूप में। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस आर मोस्ट कॉमन सीरियसली डिजीज। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है वो एक मोस्ट कॉमन सीरियसली डिजीज के रूप में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी में तीन फ्लूइड है, आईसीएफ, ईसीएफ और कौन कौन? एक प्लाज्मा। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? आईसीएफ, सेकंड ईसीएफ और थर्ड प्लाज्मा। ठीक है, तीन फ्लूइड अपनी बॉडी में। अब आपको पता है हमारी बॉडी किस पर डिपेंड है? इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड है, आयंस पर डिपेंड है अपनी बॉडी। ठीक है, क्योंकि अपनी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किस पर डिपेंड होता है? आयंस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो अपनी बॉडी में जैसे आप मान लो कैल्शियम का लेवल या मैग्नीशियम का लेवल कम हो गया बॉडी में, तो किस में दिक्कत आएगी? मसल कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किसके रूप में लिया जाता है? एक मोस्ट कॉमन सीरियस डिजीज के रूप में लिया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम कुछ एनाइंस और केटाइंस के बारे में जो अपने बॉडी का क्या करते हैं? रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम एनाइंस एंड केटाइंस पार्टिसिपेट इन बॉडी फंक्शन एंड रेगुलेशन। कुछ एनाइंस और केटाइंस के बारे में पढ़ेंगे जो अपने बॉडी का क्या करते हैं? रेगुलेशन करते हैं। जैसे केटाइंस, केटाइंस क्या होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, केटाइंस क्या होती है? जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये क्या है? केटाइंस है। एनाइंस जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, ये कौन कौन से? क्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, बाइकार्बोनेट HCO3 हो गया, ठीक है, और सल्फेट हो गया, ये क्या है? एनाइंस है। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इनको। इससे पहले देखते हैं वाटर अपने जो बॉडी का मोस्ट कंपोनेंट है वो क्या होता है? वाटर होता है, इसेंशियल कंपोनेंट है। क्योंकि अपनी बॉडी की सभी साइक्लोसिस प्रोसेस है। ठीक है, जो अपनी सभी साइक्लोसिस मतलब मीन यहाँ पर जो जो अपनी जीव द्रव्य गतियाँ होती है, ठीक है, वो क्या है अपनी? किस पर डिपेंड होती है? वाटर पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो मोस्ट कंपोनेंट बॉडी का क्या हुआ? वाटर हो गया। और Fe, फेरस और आयोडीन क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनको। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कैल्शियम से। ठीक है, कौन से फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पर? कैल्शियम। अब यहाँ पर कैल्शियम है, टोटल कंसेंट्रेशन इन एडल्ट। अब यहाँ पर कैल्शियम टोटल कंसेंट्रेशन कितना प्रेजेंट होता है एडल्ट में? 1 से 1.5 kg। ठीक है, कितना होता है? 1 से 1.5 kg। कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी। अब आपको पता है कैल्शियम एक मोस्ट अबंडेंट मिनरल होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बॉडी की ऑलमोस्ट सभी प्रोसेस में हेल्प करता है। अब इनकी पोजीशन देखते हैं कैल्शियम की। ठीक है, 99% प्रेजेंट इन द बोन एंड टीथ। सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बोन एंड टीथ में। कहाँ पर? बोन एंड टीथ में प्रेजेंट होता है। और 1% कहाँ पर प्रेजेंट होता है? 1% इन द आउटसाइड द स्केलेटन मसल। ठीक है, कहाँ पर? 1%
प्रेजेंट इन द आउटसाइड द स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम के फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मेन क्या है, कैल्शियम के फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन इसका डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बोन एंड टीथ में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा बोन एंड टीथ का। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम एक फैक्टर होता है, जो अपने ब्लड कोगुलेशन के फैक्टर होता है उनमें कैल्शियम भी फैक्टर होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में हेल्प करता है, कुछ एंजाइम के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। ठीक है, रिलीज ऑफ हार्मोन, कुछ हार्मोन्स के रिलीज में, और एक्शन ऑफ हार्ट के मैकेनिज्म में हेल्प करता है, मेंटेन बीपी, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, मेंटेन साल्ट एंड बफर और साल्ट के सॉल्यूशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन है यहाँ पर कैल्शियम के, बोन एंड टीथ के डेवलपमेंट में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ब्लड कोगुलेशन में, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में, रिलीज ऑफ हार्मोन, एक्शन ऑफ हार्ट, मेंटेन बीपी और मेंटेन साल्ट एंड बफर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या कंप्लीट हुआ, कैल्शियम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कैल्शियम के सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जिससे हमारे को कैल्शियम मिलता है बॉडी में। अब यहाँ पर कैल्शियम के सोर्स कौन कौन से हैं, बेस्ट सोर्स क्या है, मिल्क है। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम का बेस्ट सोर्स कौन सा है, मिल्क है। ठीक है, सब जगह कैल्शियम किस मिलता है, मिल्क मिलता है, फिर फिश में, फिर कुछ वेजिटेबल्स में, और एग योक में भी कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम से कौन सा रोग हो सकता है, ठीक है, इसकी कमी या ज़्यादा से कौन सा रोग, कौन सा डिजीज हो सकता है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। फर्स्ट है हाइपरकैलेमिया। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं आप हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, कौन सा, हाइपरकैल्सीमिया। सेकंड है हाइपोकैल्सीमिया, और थर्ड है रिकेट्स, और फोर्थ है ऑस्टियोपोरोसिस। अब यहाँ पर हाइपर का मीन क्या होता है, हाइपर का मीन क्या होता है, यहाँ पर हाइपर का मीन होता है ज़्यादा, तो यहाँ पर हाइपरकैल्सीमिया का मीन क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा, और हाइपो का मीन होता है यहाँ पर कम, तो हाइपोकैल्सीमिया का मीन क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल कम। ठीक है, यहाँ पर हाइपरकैल्सीमिया का मीन क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा, और हाइपोकैल्सीमिया का मीन कैल्शियम का लेवल कम। रिकेट से एक डिजीज होता है, और एक ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज होता है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड है मैग्नीशियम। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, मैग्नीशियम। फर्स्ट कंपोनेंट हमने कंप्लीट किया कैल्शियम, अब देखते हैं सेकंड कंपोनेंट मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम एडल्ट कंटेंट 20 ग्राम, एडल्ट में कितना मिलता है मैग्नीशियम, 20 ग्राम। 30% ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, जिनमें से भी 30% किस मिलता है, सॉफ्ट टिश्यू मिलता है। ठीक है, और 70% रिमेनिंग कितना, 70% प्रेजेंट इन बोन एंड प्रेजेंट इन बोन, कहाँ पर मिलता है, बोन में, किसकी कॉम्बिनेशन के साथ, कॉम्बिनेशन विथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट के साथ। ठीक है, 30% मैग्नीशियम कहाँ पर मिलता है, सॉफ्ट टिश्यू में, और रिमेनिंग 70% कहाँ पर मिलेगा, बोन में, किसके कॉम्बिनेशन के साथ, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नीशियम के फंक्शन, मैग्नीशियम के कौन कौन से फंक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, फॉर्मुलेशन। ठीक है, यहाँ पर बोन एंड टीथ के फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है। इट एक्ट एज ए कोफैक्टर, ये एक कोफैक्टर के रूप में भी हेल्प करता है। ठीक है, किसके रूप में, कोफैक्टर के रूप में। तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन कौन सा हुआ, इट एक्ट एज ए कोफैक्टर। थर्ड फंक्शन क्या है यहाँ पर, नेसेसरी फॉर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, कहाँ पर आवश्यकता होती है इसकी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना, वहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नीशियम का सोर्स देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का सोर्स यहाँ पर मिल्क है, वेजिटेबल है, और फ्रूट है। ठीक है, कौन कौन सा, मिल्क, वेजिटेबल और कुछ फ्रूट्स में मिलता है। अब डिजीज देखते हैं, मैग्नीशियम से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, इसकी डेफिशिएंसी कौन कौन सा डिजीज होगा, न्यूरोमस्कुलर इरिटेशन होगा। ठीक है, कौन सा, न्यूरोमस्कुलर इरिटेशन होगा। और कौन सा, वीकनेस होगी बॉडी में, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन और एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन से डिजीज है इसकी डेफिशिएंसी से, न्यूरोमस्कुलर इरिटेशन होगा, वीकनेस होगी, कन्फ्यूजन होगा, और एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सिम्टम होते हैं। ठीक है, अब अगला ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर मैग्नीशियम। ठीक है, क्या कंप्लीट हुआ, मैग्नीशियम कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं, सोडियम। ठीक है, क्या नाम है, सोडियम। अब सोडियम क्या है कि मेजर कैटायन है। ठीक है, क्या है, मेजर कैटायन है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस शेप में प्रेजेंट होता है। इस शेप मीन यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, क्या यहाँ पर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब सोडियम 50% सोडियम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बोन में प्रेजेंट होता है। 50% ऑफ बॉडी सोडियम प्रेजेंट इन बोन। ठीक है, और 40%
ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। रिमेनिंग 10 to 15% कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये होगी सोडियम की पोजीशन। कहाँ कहाँ पर? 50% बोन में, 40% ECF में और 10 to 15% सॉफ्ट टिश्यू में। अब देखते हैं सोडियम के फंक्शन। ठीक है, क्या है सोडियम के फंक्शन? मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। क्या काम करेगा सोडियम? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन और फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग हार्ट बीट के मेंटेनेंस में भी काम आता है। ठीक है। रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। ये हो गए इसके फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन, हार्ट बीट को मेंटेन और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन में। ठीक है, ये हो गए इसके फंक्शन। अब देखते हैं सोडियम के सोर्स, ये कहाँ से मिलता है। ठीक है। कॉमन साल्ट यूज इन कुकिंग इज द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम। जो अपने हाउस में यूज करते हैं ना कॉमन साल्ट, ठीक है, सोडियम NaCl जिसको हम नमक बोलते हैं। ठीक है, जो बेस्ट सोर्स है ये अपनी कुकिंग का। ठीक है, वहीं से मेनली अपन लेते हैं सब्जी के रूप में। ठीक है, और इसके अलावा मिल्क में, वेजिटेबल में, एग में भी अपने को सोडियम मिलता है। ठीक है, ये हो गए इसके सोर्सेज। अब देखते हैं इसके डिजीज। सोडियम से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर डिजीज। फर्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया और सेकंड है हाइपरनेट्रीमिया। अब यहाँ पर हाइपो का मीन यहाँ पर कम होता है, तो यहाँ पर सोडियम का लेवल कम, ये क्या हो गया? हाइपोनेट्रीमिया। और यहाँ पर हाइपरनेट्रीमिया क्या हुआ? सोडियम का लेवल ज्यादा, ये क्या हुआ? हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, ये हो गया अपने यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट सोडियम। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पोटेशियम। ठीक है, कौन सा? पोटेशियम। इट इज द इंट्रासेलुलर केटाइन। ये क्या है? इंट्रासेलुलर केटाइन है। ये क्या है? ICF में मिलता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मिलता है। अब देखते हैं इसके फंक्शन। पोटेशियम के कौन कौन से फंक्शन है? मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर बैलेंस। ये क्या करेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखेगा बॉडी में। ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है यहाँ पर? मेंटेन एसिड बेस बैलेंस को करेगा। ठीक है, ये एसिड बेस बैलेंस को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ठीक है, कौन सा? पोटेशियम। थर्ड क्या यहाँ पर? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में भी ये हेल्प करता है। और फोर्थ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो कौन कौन सी फंक्शन हो इसके? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर बैलेंस का मेंटेन रखने में, एसिड बेस बैलेंस के रेगुलेशन में, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में और प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, ये किसके फंक्शन हुए? पोटेशियम के फंक्शन हुए। अब पोटेशियम का सोर्स देखते हैं अपन। यहाँ पर कौन कौन से सोर्स है पोटेशियम के? ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, पोटैटो है, बनाना है। और बेस्ट सोर्स कौन सा है? कोकोनट वाटर। ठीक है, बेस्ट सोर्स कौन सा है? कोकोनट वाटर यहाँ पर। ठीक है, किसका सोर्स है? ये पोटेशियम का सोर्स है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके डिजीज। फर्स्ट है हाइपोकेलीमिया और सेकंड है हाइपरकेलीमिया। ठीक है, फर्स्ट के यहाँ पर हाइपोकेलीमिया और सेकंड है हाइपरकेलीमिया। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपोकेलीमिया का मीन क्या हुआ? हाइपो का मीन हुआ यहाँ पर पोटेशियम का लेवल कम। ठीक है, पोटेशियम का लेवल कम, इसका मीन हुआ हाइपोकेलीमिया। और हाइपरकेलीमिया का मीन क्या हुआ यहाँ पर? पोटेशियम का लेवल ज्यादा। और हाइपो का मीन पोटेशियम का लेवल कम। ठीक है, ये हो गया डिजीज। ये हो गया यहाँ पर अपना पोटेशियम। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट फॉस्फोरस। ठीक है, कौन सा? फॉस्फोरस। तो स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस से। 80% ऑफ फॉस्फोरस अकर्स इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। अब जो 80% फॉस्फोरस है वो किसकी कॉम्बिनेशन के रूप में मिलता है? कैल्शियम, जो अपने बोन में कैल्शियम प्रेजेंट होता है ना, उसके कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है। कौन सा कंपोनेंट? फॉस्फोरस। ठीक है, 80% ऑफ फॉस्फोरस अकर्स इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। ठीक है, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है फॉस्फोरस 80%। और रिमेनिंग 90%, ठीक है, यहाँ पर 10% होगा। 10% प्रेजेंट इन मसल एंड टीथ। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 90% नहीं, यहाँ पर 10% है। 10% प्रेजेंट इन मसल एंड ब्लड। ठीक है, मसल एंड ब्लड में प्रेजेंट होगा 10%। और रिमेनिंग 10% डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस केमिकल कंपाउंड। ठीक है, कुछ और कंपाउंड के साथ भी ये मिलता है। ठीक है, ये हो गया फॉस्फोरस की पोजीशन। अब देखते हैं इसके फंक्शन। फॉस्फोरस के कौन कौन से फंक्शन है? डेवलपमेंट बोन एंड टीथ और बोन के डेवलपमेंट में, फॉर्मुलेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के फॉर्मेशन में। कैसे? अब एटीपी है तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट है।
कितने फॉस्फेट इसमें, ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पर 3 फॉस्फेट है यहाँ पर। तो किसके फॉर्मेशन में काम आता है, एटीपी के फॉर्मेशन में। फॉर्मुलेशन ऑफ फोस्फो या न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, किसके रूप में, किसके फॉर्मेशन में, फॉस्फेट के फॉर्मेशन में और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन है फॉस्फोरस के, बोन एंड टीथ के डेवलपमेंट में, एटीपी के फॉर्मेशन में, और फॉस्फेट और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में, और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। अब देखते हैं फॉस्फोरस के सोर्सेज, इसके कौन कौन से सोर्सेज है। तो मिल्क है, वेजिटेबल है और एग है, ठीक है। कौन कौन से हैं, मिल्क, वेजिटेबल और एग। अब देखिए डिजीज, सीरम फॉस्फेट लेवल इंक्रीज है, यदि हमारी बॉडी में सीरम फॉस्फेट लेवल ज़्यादा है तो यहाँ पर कौन सा डिजीज होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा। किस रीजन से, यदि हमारी बॉडी में सीरम फॉस्फेट लेवल ज़्यादा है तो कौन सा डिजीज होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, कौन सा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और सीरम फॉस्फेट लेवल कम है बॉडी में तो कौन सा होगा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, कौन सा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिजीज होगा। और भी डिजीज हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है, ठीक है। ये हो अपना यहाँ पर फॉस्फोरस। अब देखते हैं वाटर, ठीक है, जो अपनी बॉडी में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये बॉडी में वाटर। तो स्टार्ट करते हैं वाटर को। वाटर इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लिविंग बीइंग। अब आपको पता है इस वर्ल्ड में वाटर सबको इसेंशियल है, ठीक है, वाटर की आवश्यकता सबको है। तो लिविंग बीइंग के लिए वाटर एक इसेंशियल कंपोनेंट है। वाटर इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। वाटर कंटेन ऑफ ह्यूमन बॉडी टू 60 to 70%। अब आपको पता है अपनी बॉडी में मोस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है, वाटर, और सबसे ज़्यादा कंपोनेंट कौन सा होता है, वाटर होता है। तो अपनी बॉडी में 60 to 70% क्या होता है, वाटर ही होता है, ठीक है, क्योंकि सभी साइक्लोसिस प्रोसेस में क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, अब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस रूप में होता है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में 50%, ठीक है, कितना, 50%, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में 12 to 50%, और प्लाज्मा के रूप में 4 to 5%, ठीक है। ये हुआ वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। आईसीएफ के रूप में 50%, ईसीएफ के रूप में 12 to 15%, प्लाज्मा के रूप में 4 to 5%। यह हो गया वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं वाटर के फंक्शन। अब वाटर एक्ट एज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब आपको पता है सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, मैंने आपको बताया सभी साइक्लोसिस प्रोसेस में या सभी जीवदरी गतियों में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेशन करता है, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन है वाटर के, वाटर एक्ट एज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब देखते हैं वाटर बैलेंस, ठीक है, क्या देखते हैं, वाटर बैलेंस। डेली इनटेक एंड आउटपुट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। वाटर बैलेंस क्या होता है, हम हमारी बॉडी में कितना वाटर इनटेक और कितना वाटर आउटटेक करते हैं, ठीक है, कितना वाटर इनपुट और आउटपुट, ये क्या होता है, वाटर बैलेंस होता है। तो वाटर इनटेक, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वाटर इनटेक। वाटर इज द आइदर टेकन ओरली और इट इनटेक इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब आपको पता है वाटर किसके रूप में लिया जाता है, लिक्विड या फ्लूइड के रूप में लिया जाता है, ठीक है, वो भी कैसे, ओरली। तो ये क्या हुआ, वाटर इनटेक। अब है वाटर आउटपुट, ठीक है, ये क्या हुआ, वाटर इनटेक। अब देखते हैं वाटर आउटपुट। मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सक्रेट बाय किडनी ईच इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब वाटर आउटपुट किसके रूप में होगा, यूरिन के रूप में होगा, यूरिन के रूप में होगा। और कौन सा अपना ऑर्गन आउटपुट करेगा इसको, मोस्टली किडनी, ठीक है, कौन सी, किडनी। वाटर इज लॉस बाय स्किन या रेस्पिरेशन, ठीक है, और वाटर का लॉस किसके रूप में हो सकता है, स्किन के द्वारा और रेस्पिरेशन के द्वारा, पसीने के द्वारा भी हो सकता है। अब वाटर की एबनॉर्मल कंडीशन कौन कौन सी होती है, एक फर्स्ट होती है डिहाइड्रेशन। फर्स्ट कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में मीन क्या हो, यहाँ पर वाटर का लॉस होना बॉडी से, ठीक है, बॉडी के द्वारा वाटर का लॉस होना। और सेकंड है ओवर हाइड्रेशन, वाटर का ज़्यादा होना बॉडी में, ठीक है,
सेकंड कौन सी है, ओवर हाइड्रेशन, वाटर का ज़्यादा होना बॉडी में, इसको कहते हैं ओवर हाइड्रेशन। यह होगी वाटर की एबनॉर्मल कंडीशन। अब यहाँ पर लास्ट कंपोनेंट है बॉडी का बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है, एनाइन है, ठीक है, ये क्या है, एनाइन है। तो स्टार्ट करते हैं, बाइकार्बोनेट मेंटेन एंड रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। अब ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, अपने बॉडी में एसिड बेस बैलेंस का क्या करेगा, मेंटेन्स करेगा, ठीक है। इट इज द ECF। अभी किस में मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मिलता है, किस में मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलता है। कौन सा कंपोनेंट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। लैक ऑफ बाइकार्बोनेट ब्लड pH बिलो 7.35 मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यदि अपनी बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि अपनी बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाएगा तो ब्लड की pH किससे बिलो हो जाएगी, 7.35 से कम हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मीन क्या वहाँ पर, एसिडोसिस का मीन क्या वहाँ पर, एसिड लेवल ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो लैक ऑफ बाइकार्बोनेट ब्लड pH बिलो 7.35 मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। यदि अपनी बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो गया तो ब्लड pH 7.35 से कम हो जाएगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा। एसिडोसिस का मीन क्या होता है, एसिड लेवल का ज़्यादा होना बॉडी में। अब देखते हैं बाइकार्बोनेट के फंक्शन, ठीक है, बाइकार्बोनेट के कौन कौन से फंक्शन है। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये किस में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रखता है ये, ठीक है। कौन सा, बाइकार्बोनेट एनाइंस। अब देखते हैं इससे डिजीज कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है हाइपोक्लोरेमिया, फर्स्ट कौन सा है, हाइपरक्लोरेमिया। सेकंड है हाइपोक्लोरेमिया। अब यहाँ पर हाइपरक्लोरेमिया का मीन क्या हुआ, यहाँ पर हाइपरक्लोरेमिया का मीन क्या हुआ, इंक्रीज क्लोराइड इन द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर क्लोराइड आयन का क्या हो गया, ज़्यादा लेवल हो गया बॉडी में, ठीक है। और हाइपो का मीन क्या हुआ, कम हो गया, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन क्या हो गए, बहुत ही कम हो गए बॉडी के अंदर, ठीक है, या ब्लड के अंदर। तो हाइपरक्लोरेमिया का मीन क्या हुआ, इंक्रीज क्लोराइड आयन इन द ब्लड के अंदर क्लोराइड आयन का क्या हुआ, इंक्रीज हो गए, ज़्यादा हो गए। और हाइपोक्लोरेमिया का मीन क्या हुआ पर, डिक्रीज क्लोराइड आयन इन द ब्लड के अंदर क्लोराइड आयन बहुत ही कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमने एनाइंस और कैटाइंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर बाइकार्बोनेट। ओके बच्चों, थैंक यू।